हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जामिनेशन को लेकर। क्योंकि देखिए, जब से बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम हुआ है तब से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है। क्योंकि देखिए, एग्जाम पहले तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम होता है, देन आप लोगों के वो पेपर लीक हो जाता है, रद्द हो जाता है, देन री एग्जाम होता है। लेकिन री एग्जाम होने के बाद में ना तो उसका कोई रिजल्ट आता है, ना अभी तक कोई फाइनल आंसर की आई है। और मार्कशीट को लेकर कुछ कुछ अपडेट्स आई थी थोड़े दिन पहले, लेकिन बीपीएससी के द्वारा हमेशा ही जो है वो एक नई अपडेट जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर, कभी बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर, कभी आरक्षण को लेकर, कभी सीटेट को लेकर हमेशा कोई ना कोई न्यूज देखने को मिलती है। राइट। तो ऐसे में कैंडिडेट जो है वो, ऐसे कैंडिडेट जो बीपीएससी टीआरई 3 में सेलेक्ट होने वाले हैं, यानी उनको लग रहा है कि हमने हमारा जो आंसर जो है वो कहीं से भी जहां से उन्होंने चेक किए होंगे तो उस बेसिस पर वो बोल सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो तो चिंता में नहीं है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो अभी कुछ मार्क्स से रह रहे हैं या फिर उन्हें लगता है कि हमारा नहीं होगा, या ऐसे कैंडिडेट जो न्यू है, अभी बिगिनर्स है और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले इन सब बातों को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोग सबसे पहले अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर चेक करें। क्योंकि लास्ट टाइम भी देखा है हम लोगों ने बीपीएससी टीआरई 1, 2 एंड 3, इसको लेकर हमेशा ही हम लोगों को एक या दो नोटिस देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो अभी, यानी ऐसे कैंडिडेट जो बीपीएससी टीआरई 1 में सेलेक्टेड है बट कुछ डॉक्यूमेंट्स में उनके गड़बड़ होने की वजह से अब उनको निकाला जा रहा है। तो अगर आप लोग इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो ही आप लोग फॉर्म फिल करें। अगर आप लोगों के पास में पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट करें। इसीलिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी से ही बता रही हूँ। देखिए, आप लोगों को पता है कि ये एक टीचिंग फील्ड का एग्जाम है, तो टीचिंग के लिए या फिर तो आप लोगों के पास में डीएलएड होना चाहिए या फिर आप लोगों के पास में बीएड होना चाहिए। दो चीजें आप लोगों के पास में होनी जरूरी है, क्योंकि टीचिंग एग्जाम होता है तो टीचर का जो एलिजिबिलिटी ट्रेनिंग होता है वो आप लोगों के पास में 2 साल का जो कोर्स होता है उसका 2 साल या फिर तो डीएलएड होना चाहिए या फिर बीएड। दो चीजें आप लोगों के दोनों में से या फिर तो कोई एक होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए या फिर 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं जैसे बीएससी बीएड हो गया, बीए बीएड हो गया, या फिर आप लोगों के पास में ये चीजें होनी चाहिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि अगर आप लोग बीएड नहीं करते हैं तो क्या आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। देखिए, शिक्षक भर्ती में बीएड और डीएलएड का होना जरूरी है। अगर आप लोगों के पास में ये डिग्रीज नहीं होती है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्या ऐसे कैंडिडेट जो बीएड में और जो डीएलएड में जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, यानी जो बीएड और डीएलएड अपीयरिंग है, क्या उनको मौका मिलेगा। तो देखिए, बीएड और डीएलएड अपीयरिंग को कभी भी मौका नहीं मिलता है, सीटेट और सीटेट अपीयरिंग को मौका दिया जाता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें। अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं, यानी अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं, या फिर अगर आप लोग सेकेंड ईयर में है, या फिर अगर आप लोगों ने जो है वो अभी बीएड में एडमिशन लिया है, डीएलएड में एडमिशन लिया है, तो आप लोगों को इस एग्जाम के लिए मौका नहीं मिलेगा। आप लोगों के पास में कंप्लीट इसकी डिग्री होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सीटेट को लेकर। तो देखिए, सीटेट इस एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है, या फिर तो आप लोगों के पास में सीटेट होना चाहिए, या फिर बीटेट होना चाहिए, या फिर एसटेट होना चाहिए। अब हम लोग एक एक करके जो है, ये तो कॉमन डिग्रीज हो जाती है कि कॉमनली जो है वो आप लोगों के पास में इतनी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले 12th होना चाहिए। 12th ऑब्वियसली 12th की बात है, आप लोगों को पता ही है। 12th के बाद में या फिर तो डीएलएड या ग्रेजुएशन, बीएड, उससे भी हाई लेवल का एग्जाम देते हैं तो डीएलएड। उसके अलावा सीटेट का पेपर 1, सीटेट पेपर 2। अब कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए, यानी कौन कौन से स्तर के लिए कौन कौन सी डिग्री आप लोगों के पास में, कौन कौन सा सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए, इसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप लोग 1 to 5 के लिए पेपर दे रहे हैं, देखिए अगर आप लोग 1 to 5 के लिए पेपर देते हैं तो आप लोगों के पास में 12th होना चाहिए। 12th की मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। आप लोगों के डीएलएड होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास में बीएड होना चाहिए। डीएलएड या फिर बीएड, या फिर 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। उसके अलावा सीटेट का पेपर 1। देखिए, सीटेट पेपर 1 में अगर आप लोग अपीयरिंग है तो भी आप लोग एलिजिबल हो पाते हैं टीआरई 4 के लिए। ये देखिए, इसको लेकर हालांकि टीआरई 4 का अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम भी अपीयरिंग, सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका दिया गया था। तो सीटेट में अगर आप लोग अपीयरिंग भी होते हैं तो भी आप लोगों को मौका दिया जाता है।
ये तो हो जाती है 1 to 5 के लिए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 6 to 8 के लिए। देखिए 6 to 8 के लिए एक तो आप लोगों के पास में 12th, साथ में आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ में आप लोगों के पास में बीएड की डिग्री या फिर डीएलएड होना चाहिए। देखिए जो डीएलएड वाले होते हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन बीएड वाले ओनली पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अगर आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को वापस से एक बार देखें ताकि सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों का वार्म वेलकम है। राइट, देखिए अगर आप लोग 6 to 8 के लिए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पेपर 2 होना चाहिए सीटेट का। सीटेट का पेपर 2 अपीयरिंग है तो भी चलेगा, अगर पास्ड है तो भी चलेगा। उसके अलावा बीटेट का पेपर होगा, अगर सीटेट नहीं है तो बीटेट, बिहार टेट का होता है ना, वो भी अगर होता है तो आप लोगों के चलेगा। ठीक है, तो 2 एग्जाम हो जाता, 2 ये कुछ क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है, 6 to 8 के लिए। अब हम लोग बात करते हैं आप लोगों के 9th-10th के लिए। तो देखिए 9th-10th के लिए एक तो आप लोगों के पास में 12th होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। डीएलएड वाले 9th-10th के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ओनली बीएड वाले होते हैं। सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए, इसके लिए भी आप लोगों के पास में, या फिर सीटेट का नहीं, एसटेट का पेपर 1, 9th-10th के लिए एसटेट का पेपर 1 होना चाहिए। एसटेट का पेपर 1 9th-10th के लिए, और 11th-12th के लिए एसटेट पेपर 2 होना चाहिए। एसटेट का पेपर भी सीटेट की तरह ही होता है। सीटेट अगर आप लोगों ने कर लिया है तो अच्छी बात है, सीटेट अगर नहीं किया है तो एसटेट के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। 9th-10th 11th-12th के लिए आप लोगों को एसटेट का पेपर चाहिए। 9th-10th के लिए एसटेट पेपर 1 और 11th-12th के लिए एसटेट का पेपर 2। एसटेट का भी ना तो अभी तक रिजल्ट आया है, और इसमें भी आप लोगों को अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाता है। आने वाले टाइम में ऐसी उम्मीद है कि एसटेट का पेपर अगेन से करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हिट करते हैं तो आप लोग जरूर फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम जो होते हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एग्जाम होते हैं जो आसानी से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में हम लोग 11th-12th को लेकर बात करते हैं। तो 11th-12th में आप लोगों के पास में पीजी होना चाहिए उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं वो सब्जेक्ट। उसके अलावा सीटेट इसके लिए कंपलसरी नहीं होता है, बल्कि आप लोगों के एसटेट का एग्जाम, इस एग्जाम के लिए एसटेट पेपर 2 इसके लिए आप लोगों के लिए कंपलसरी हो जाता है, चाहे अपीयरिंग हो चाहे आप लोगों के पास हो। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। उसके अलावा एक और अलग से एग्जाम हो जाता है आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के लिए। तो देखिए कंप्यूटर साइंस वालों को बीएड की जरूरत नहीं रहती है। बीएड कंप्यूटर साइंस जो है वो, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो बीएड आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। ये हो जाती है कुछ क्राइटेरिया को लेकर। ये तो हो जाते हैं आप लोगों के क्राइटेरिया। देखिए उसके अलावा हम लोग अदर स्टेट की बात करें तो अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग बिहार के हैं, अगर आप लोग पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी डोमिसाइल लागू नहीं है। देखिए डोमिसाइल को लेकर कहीं ना कहीं बात हो रही है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। डोमिसाइल जो होती है वो एक ऐसी नीति होती है जिस दौरान उसी राज्य के लोगों को मौका दिया जाता है फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन डोमिसाइल बिहार में अभी तक लागू नहीं की गई है। तो जब तक डोमिसाइल लागू नहीं हो जाती तब तक अदर स्टेट के कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अदर स्टेट के हैं तो भी आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मौका मिलेगा, और बीपीएससी टीआरई 4 आप लोगों के इसी साल 2024 के अंत तक आप लोगों को अवश्य देखने को मिलेगी। इस बात को लेकर भी कंफर्मेशन हो चुका है और जल्द ही आप लोगों के वैकेंसी आएगी। देखिए जब तक आप लोगों के बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक 4 को लेकर जो है वो ये लोग एक्टिव नहीं हो सकते। और टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर हर दिन सुबह अलग न्यूज मिलती है कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा, इस तारीख को आंसर की आएगी, और शाम को अलग न्यूज मिलती है। तो आप लोग इस भ्रम में मत पड़े कि उसका रिजल्ट आएगा, हमारा अगर नहीं होता है तो हम 4 के लिए प्रिपेयर करेंगे। आप लोग अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। एनसीईआरटी सोर्स है आप लोगों का, तो एनसीईआरटी को देखकर आप लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो जाता है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आप लोगों को बता दिया। अदर स्टेट मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी से है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में मैं सीटेट एलिजिबिलिटी को लेकर आप लोगों के साथ में बात कंफर्म कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब के लिए तो आप लोगों के 50% मार्क्स कंपलसरी होते हैं, चाहे आप लोग 1 to 5 6 to 8 11 12 9 10 किसी के भी लिए फॉर्म फिल करते हैं।
बात करेंगे हम लोग सीटेट के लिए, तो देखिए अगर आप लोग एज अ जनरल कैटेगरी है, अगर आप लोग किसी भी स्टेट से हैं और जनरल कैटेगरी है, तो आप लोगों को 90 नंबर लेकर आने हैं, चाहे आप लोग मेल हैं चाहे आप लोग फीमेल हैं। उसके अलावा अगर आप लोग अदर स्टेट के हैं और अगर आप लोग किसी अन्य कैटेगरी से हैं, तो आप लोगों को बिहार में आने के बाद में एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग ओबीसी से है, एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, अगर आप लोग मेल है फीमेल है चाहे कोई भी कैटेगरी है, लेकिन बिहार में आने के बाद में आप लोगों को एज अ जनरल कैटेगरी फॉर्म फिल करना होगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी देखा है बहुत सारे लोगों को जो है वो सीटेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता था, उन लोगों ने ज्वाइनिंग भी ले ली, लेकिन ज्वाइनिंग लेने के बाद में उन लोगों को निकाल दिया गया। तो आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले से ही ध्यान रखें कि हमारे एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पर ही आप अपना फॉर्म फिल करें, उसके बेसिस पर ही आप अपना एग्जाम दें और उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करें। क्योंकि सीटेट के मार्क्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने आप लोगों के मेन रिक्रूटमेंट एग्जाम के। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट बनता है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन कॉमेंट बॉक्स, वहां पर आप लोगों का वार्म वेलकम है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।